हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ दक्ष एजुकेशन। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 क्लास 10th की ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी की बुक है उसके चैप्टर नंबर 1 पर। तो आज के क्लास के डिस्कशन का मेन टॉपिक है संसाधन एवं विकास, जो है क्लास 10th की ज्योग्राफी एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर नंबर 1। इससे पहले कि हम सेशन स्टार्ट करें, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बगल के बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि लगातार नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो आइए इस आज की डिस्कशन क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज के चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभावित और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। सबसे पहले यह बता दिया गया है कि संसाधन क्या है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से भी, इकोनॉमिक रूप से भी संभाव्य है, पॉसिबल है और कल्चरल सांस्कृतिक रूप से मान्य है, वह एक संसाधन है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतर प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के परस्पर अंतर संबंध में निहित है। इस पर भी आप ध्यान दें। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध जो वस्तुएं हैं इनकी रूपांतरण की जो प्रक्रिया है ये उनकी प्रकृति, नेचर पर, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी पर और संस्थाओं के इंटर रिलेशन, अंतर संबंध पर निहित है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। चैंपियंस, आप जानते ही हैं कि जब भी हम एनसीईआरटी बुक पर डिस्कशन करते हैं तो उस समय आपको अपनी कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठना होता है, या आप अपनी एनसीईआरटी की बुक को ही साथ लेकर के बैठे और जैसे जैसे हम यहाँ पर अंडरलाइन कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, आपको भी अपनी बुक में हाईलाइट करना होता है ताकि बाद में सेशन की समाप्ति के बाद आप अपने बुक से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फैक्ट्स और सेंटेंसेस जो हैं उसको अपनी नोट कॉपी में नोट कर पाएं। एनसीईआरटी का नोट बना लेने से आपको फायदा क्या होगा? चैप्टर के लास्ट में जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए गए हैं, बिना किसी की मदद के आप स्वयं खुद से उस क्वेश्चंस को करने में सक्षम होंगे। तो इससे पहले कि हम अभी और आगे जाएं, अगर आपने अभी तक कॉपी और पेन या अपनी एनसीईआरटी बुक सामने नहीं खोली है तो प्लीज जल्दी से निकाल लें ताकि हम एक सिस्टमैटिक वे में उसको डिस्कस करते समय और हाईलाइट करते हुए आगे बढ़ें। क्या आगे बढ़ते हैं? क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं तथा उनका प्रयोग करते हैं। इस प्रकार संसाधनों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। सामने दिख रहा है कि हमने उसको 4 प्रकार से वर्गीकृत किया है। जैसे एक है उत्पत्ति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, ओरिजिन के आधार पर जैव और अजैव में वर्गीकृत किया जा सकता है। समाप्यता के आधार पर, समाप्यता के आधार पर भी उनका 2 वर्गीकरण है, या तो उनको नवीकरणीय बोल ले या अनवीकरण योग्य बोल ले। स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर भी इसके 2 प्रकार हैं, व्यक्तिगत 4 प्रकार है, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। विकास के स्तर पर अगर हम देखें तो विकास के स्तर पे संभावी, विकसित भंडार और संचित कोश। इस प्रकार संसाधनों को हमने 4 वर्गों में वर्गीकृत किया है, उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के स्तर के आधार पर। चैंपियंस, एक बात यहाँ और बतानी जरूरी हो जाती है कि जब भी आप इसको हाईलाइट करने के बाद सेशन के लास्ट में अपना नोट्स जब बना रहे हो तो नोट्स में जितनी अधिक से अधिक हो सके एरो डायग्राम का इस्तेमाल करें। अब एरो डायग्राम क्या होता है? जैसे देखिए आपके सामने स्क्रीन पर संसाधन टॉपिक से एक एरो डायग्राम यहाँ पर बना करके दिखाया गया है।
इसी प्रकार के एरो डायग्राम आपको बनाने हैं अपनी नोट कॉपी में, और अगर आप सक्षम हो और आप याद रख पाए तो आप पूर्णतः यह कोशिश करें कि ऐसे ही एरो डायग्राम आप अपने एग्जाम की कॉपी में भी बनाएं। इससे इम्पैक्ट अच्छा जाता है और एग्जामिनर खुश होते हैं, अच्छा मार्क्स मिलता है। तो आपकी बुक में जो दो एरो डायग्राम्स यहाँ पर दिखाए गए हैं हम उन पर बात करते हैं। पहला एरो डायग्राम, या इसको देखिए, जो एक ट्रायंगल दिखाया गया, एक त्रिभुज दिखाया गया है, इसमें एक जो छोर है इसका भौतिक पर्यावरण प्रकृति को प्रदर्शित कर रहा है, इसका दूसरा जो छोर है वो प्रौद्योगिकी को प्रदर्शित कर रहा है, और तीसरा छोर जो है वो संस्थाओं को प्रदर्शित कर रहा है, जिससे ये पता चलता है कि प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के बीच में अंतर संबंध है और बीच में मानव को दिखाया गया है। एक दूसरा एरो डायग्राम जो इसी पृष्ठ पर दिया गया है संसाधन के विषय में, इस पर बात कर लेते हैं। संसाधन को दो हिस्सों में बांटा गया है, प्राकृतिक और मानवीय। प्राकृतिक को भी दो हिस्से में बांट दिया गया, एक नवीकरणीय, दूसरा अनवीकरणीय। नवीकरणीय के भी दो भाग हैं, सतत अथवा प्रवाह जैसे पवन, जल इत्यादि, और जैव में प्राकृतिक, वनस्पति, वन और वन्य जीव। इसी प्रकार अनवीकरणीय योग्य जो संसाधन है उनको भी दो हिस्से में बांटा गया, एक पुनः चक्रीय जैसे धातु, मेटल्स, दूसरा है अचक्रीय जैसे जीवाश्म अध्ययन। दूसरी ओर आएंगे तो मानवीय संसाधन जो है इनको भी दो वर्गों में विभाजित किया गया है, एक संरचनाएं एवं संस्थाएं और दूसरा है मात्रा एवं गुणवत्ता। तो ये आप देख रहे थे संसाधनों का वर्गीकरण एक दूसरे आधार पर। इससे पहले हमने चर्चा की कि संसाधनों का वर्गीकरण हम एक अन्य आधार पर भी कर सकते हैं, जिसके चार भाग हैं, एक उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के स्तर के आधार पर। आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति के आधार पर जो थे उन पर एक बार डिस्कशन करते हैं। जैव संसाधन, इन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल में होती है और इनमें जीवन व्याप्त है, मतलब जीवित है। मनुष्य, वनस्पति जाति, प्राणी जाति, मत्स्य जीवन, पशुधन इत्यादि। अजैव कौन है? वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं, उदाहरणार्थ चट्टानें और धातुएं। समाप्यता के आधार पर अगर हम बात करें तो नवीकरणीय योग्य संसाधन वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन, वन्य जीवन, ये सब नवीकरणीय योग्य संसाधन है। इन संसाधनों को भी सतत अथवा प्रवाह संसाधनों में विभाजित किया गया है, जैसा कि ऊपर के एरो डायग्राम में हमने देखा। अनवीकरणीय योग्य संसाधन, इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातुएं पुनः चक्रीय हैं और कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन अचक्रीय हैं। एक बार प्रयोग के बाद ये समाप्त हो जाएंगे, फिर ये नहीं बन पाते हैं, या बनेंगे तो करोड़ों वर्ष लगेंगे इसमें। दूसरा है स्वामित्व के आधार पर। व्यक्तिगत संसाधन क्या है? संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार के द्वारा आवंटित जमीन है, जिसके बदले में वो सरकार को अपना लगान चुकाते हैं। गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं और बहुत से लोग भूमिहीन होते हैं। उसी प्रकार शहरों में लोग भूखंडों, मकानों, घरों या अन्य जायदाद के मालिक होते हैं। बाग, चारागाह, तालाब और कुओं का जल आदि संसाधनों के निजी स्वामित्व के कुछ उदाहरण हैं। इसी के दूसरी ओर अगर सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधनों की बात की जाए तो ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। गांव की सम्मिलात भूमि जैसे चारण भूमि, शमशान भूमि, तालाब, और नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल, खेल के मैदान वहां रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध हैं और ये सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन कहे जाते हैं। राष्ट्रीय संसाधन, तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले संसाधन सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है। आपने देखा होगा कि सड़कें, नहरें, रेल लाइनें व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई हैं। शहरी विकास प्राधिकरणों को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दे रखा है। सारे खनिज पदार्थ
जल संसाधन, वन, वन्य जीव, राजनीतिक सीमाओं के अंदर की सारी भूमि, 12 नॉटिकल मील जिसको समुद्री मील हम लोग कहते हैं तक महासागरीय क्षेत्र, भूभागीय समुद्र, इसमें पाए जाने वाले सभी संसाधन, ये सारे राष्ट्रीय संपदा है, राष्ट्रीय संसाधन हैं। अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या है? कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती हैं, जैसे तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र जिसको हम कहते हैं, से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी भी देश का अधिकार नहीं है। इन संसाधनों को अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग में नहीं लाया जा सकता, और ऐसी चीजों को अंतरराष्ट्रीय संसाधन के नाम से हम जानते हैं। अब एक बॉक्स में आपकी जरूरी की जानकारी दी गई है कि भारत के पास अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जिसको कहा जाता है, EEC, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक, EEZ, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से दूर हिंद महासागर की तलहटी से मैंगनीज ग्रंथियों के खनन का अधिकार है, और यह एक अंतरराष्ट्रीय संसाधन है। विकास के स्तर के आधार पर अगर संसाधनों को देखा जाए तो पहला ग्रुप जो इसमें होगा वो होगा संभावी संसाधन। यह वे संसाधन है जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है, संभावित हैं। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग, विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है, परंतु इनका अभी सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं। विकसित संसाधन क्या है? वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण तो किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा भी निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। चैंपियंस, अगर पढ़ने में, समझने में या अन्य जगह पर कहीं भी आपको कोई भी समस्या हो रही हो तो आप सेशन को देखते समय इसके कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या जरूर लिखें। आप यकीन करें, हम आपके हर कमेंट का जवाब देंगे और आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। आगे बात करते हैं भंडार की। तो पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से, पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उनकी पहुंच से बाहर हैं, भंडार में शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए जल, दो ज्वलनशील गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है तथा यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है, परंतु इस उद्देश्य से इनका प्रयोग करने के लिए हमारे पास आवश्यक तकनीकी ज्ञान नहीं है। इस प्रकार के संसाधनों को हम भंडार के रूप में जानते हैं। फिर से एक बार देखें इसको, जैसे जल का उदाहरण जो दिया गया, यह दो ज्वलनशील पदार्थों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है तथा ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत बन सकता है, परंतु इस उद्देश्य के लिए इनका प्रयोग करें हम, इसके लिए हमारे पास आवश्यक तकनीकी ज्ञान नहीं है। संचित कोश क्या है? यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है। नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयोग किया जा सकता है, परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित पैमाने पर ही हो रहा है। इस प्रकार बांधों में जल, वन आदि संचित कोष हैं जिनका उपयोग हम फ्यूचर में, आने वाले वक्त में कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे संसाधनों के विकास के ऊपर। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक हैं, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है, परिणाम स्वरूप मानव ने इनका अंधाधुंध उपयोग किया है, जिससे निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई हैं। अब समस्याएं क्या हैं उन पर बात करते हैं। कुछ व्यक्तियों ने लालच व संसाधनों का ह्रास, संसाधन समाज के कुछ ही समस्याएं जो पैदा हुई वो क्या हुई? कुछ व्यक्तियों के लालच व संसाधनों का ह्रास हुआ, उनमें कमी आई। संसाधन समाज के कुछ लोगों के हाथ में आ गए, जिससे समाज दो हिस्सों, संसाधन संपन्न और संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में विभाजित हो गया। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है, जैसे भूमंडलीय ताप, ओजोन परत अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि निम्नीकरण इत्यादि।
मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारे पृथ्वी का फ्यूचर जो है, जो भविष्य है, वो खतरे में पड़ सकता है। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है। सतत पोषणीय विकास, इस टर्म को याद रखें। अभी आगे हम इस टर्म पर और डिस्कशन करने वाले हैं। सतत पोषणीय विकास क्या है? सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया जो है फ्यूचर जनरेशन की आवश्यकताओं की अवहेलना न करे, आने वाले जनरेशन की आवश्यकताओं की अवहेलना न करे। इसी से संबंधित रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, 1992 में। आप जान लें, रियो डी जेनेरो ब्राजील का एक शहर है, तो इसके विषय में बात करते हैं। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 जून 1992 में 100 से भी अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष ब्राजील के एक शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में भाग लेने के लिए एकत्रित हुए। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए।
रियो सम्मेलन में भूमंडलीय सिद्धांतों जैसे फॉरेस्ट प्रिंसिपल पर सहमति जताई गई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की गई। एजेंडा 21 को जो है वो स्वीकृति प्रदान की गई। तो यहाँ पर हम लोगों को एजेंडा 21 को याद रखना है, ठीक है। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई गई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास, है ना, के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की गई। अब एजेंडा 21 क्या है भाई, इस पर बात कर लेते हैं। यह एक अनाउंसमेंट है, घोषणा है, जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन यूएनसीईडी के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। यह एक्चुअली एक कार्य सूची है, वर्क लिस्ट है, जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय का अपना एजेंडा 21 हो, वो अपना एजेंडा 21 एक तैयार करे, ठीक है। ध्यान में रखिए इस बात को, प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना एक एजेंडा 21 जो है वो रेडी करे, उसको उस पर काम करे। अब हम बात करेंगे संसाधन नियोजन पर। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। इसलिए भारत जैसे देश में जहां संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है और यह भी महत्वपूर्ण है, यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहां एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरे प्रकार के संसाधनों की कमी है। कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहां जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर है, तो कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहां महत्वपूर्ण संसाधनों की अधिक कमी है। उदाहरण के लिए देखें तो झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिज और कोयले के प्रचुर स्टॉक्स हैं, भंडार हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में है परंतु मूल विकास की कमी है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा जो संसाधन की अधिकता है, बहुतायत है, लेकिन जन संसाधनों की कमी है। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य हिस्सों से अलग थलग पड़ जाता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत में तो धनी है परंतु यहाँ जल, आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय और प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है, पॉलिसी की आवश्यकता है जो सबको बैलेंस करके काम करे और चले। आगे बढ़ते हैं। भारत में संसाधन नियोजन, रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट या संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें निम्नलिखित सोपान है। देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी एक लिस्ट बनाना, एक टेबल बनाना। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना, संसाधनों का गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान लगाना, मापन करना शामिल है। दूसरा क्या है कि संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। अगला क्या है? संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना। स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास आरंभ किए गए। किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदनुरूपी परिवर्तनों के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। आपके पास टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए। देश में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से काफी विकसित हैं। उपनिवेश का इतिहास हमें यह बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे हैं। ठीक है ना, विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र जो है वो क्या रहा है? संसाधन संपन्न प्रदेश। उपनिवेशकारी देशों ने अपने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया तथा उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहां उपयुक्त प्रौद्योगिकी, विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाएं। उपनिवेशन के विभिन्न चरणों में भारत ने इन सब का अनुभव किया है। अतः भारत में विकास की सामान्यतः
तथा संसाधन विकास लोगों के मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं था, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा है। संसाधनों के संरक्षण पर बात करते हैं। संसाधन किसी भी प्रकार के या तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपयोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। इन समस्याओं के बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय बना रहा है। उदाहरणार्थ, गांधी जी ने संसाधन के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। इसको ध्यान पे रखिएगा। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और इसके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय के द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। आगे बात करते हैं भू संसाधन के बारे में। हम जमीन, भूमि पर रहते हैं, इसी पर अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और विभिन्न रूपों से इसका उपयोग करते हैं। अतः भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक, वनस्पति, वन्य जीव, मानव जीव, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संचार व्यवस्थाएं सभी भूमि पर ही आधारित है। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां जैसे पर्वत, पठार, द्वीप, मैदान इत्यादि पाए जाते हैं। लगभग 43% भू क्षेत्र जो है वो मैदान है, जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत है। वे कुछ बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं, पर्यटन के लिए अनुकूल परिस्थितियां भी प्रदान करते हैं और पारिस्थितिकी के लिए भी महत्वपूर्ण है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है और इस क्षेत्र में खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोष है। आप इस ग्राफ के द्वारा देख पा रहे होंगे कि मुख्य भू आकृतियों के अंतर्गत क्षेत्र कितने कितने, मैदान के अंतर्गत 43%, पर्वतों के अंडर है 30% और पठार के अधीन है 27%। आगे बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी। तत्पश्चात 1974 में सुमेशर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की है। सन 1987 में ब्रुक्सलैंड आयोग रिपोर्ट के द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया गया। इस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन संरक्षण की वकालत की। यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य और कॉमन फ्यूचर शीर्षक से पुस्तक के रूप में भी प्रकाशित हुई। इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरो, ब्राजील में 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के द्वारा किया गया। चलिए अब हम देख रहे हैं दो ग्राफ के द्वारा इसमें बताया गया है कि सामान्य भू उपयोग 1960-61 में इंडिया में क्या था और 2008-9 में क्या हुआ है। इस ग्राफ को ध्यान से देखेंगे आप तो आप देखेंगे कि वन क्षेत्र जो है वन क्षेत्र में कमी आई है ना, वन क्षेत्र में कमी आई है। अगर पहले ग्राफ को देखा जाए तो वन में दिखा रहा है 45.26% और इसमें 46 नहीं, कमी नहीं आई है, सॉरी कमी नहीं आई है, उसमें बढ़ोतरी हुई है। 60-61 में वन क्षेत्र जो दिखा रहा है वो 45.26% दिखा रहा है और अभी का जो वन क्षेत्र है, वन क्षेत्र उसमें दिखा रहा है 46.24%। इस प्रकार से इसको ध्यान से आप देखिएगा और उसके बाद हम नीचे बात करते हैं। भू उपयोग, भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है। वन
कि कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि, गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई जमीन भूमि जैसे इमारत, सड़क, उद्योग इत्यादि के लिए पड़ती जमीन के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि जैसे स्थायी चारागाह, अन्य गोचर भूमि, विविध वृक्षों, फसलों, उपवनों के लिए अधीन जो जमीन है वो जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं होते हैं। कृषि योग्य बंजर भूमि जहां 5 से अधिक वर्षों से खेती नहीं की गई है। पड़ती जमीन भी है वर्तमान पड़ती जहां एक कृषि वर्ष या उससे कम समय में खेती नहीं की गई है। एक पांचवा इसमें लगा बताया गया वर्तमान पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य पड़ती भूमि या पुरातन पड़ती भूमि जहां 1 से 5 वर्ष के बीच कोई खेती नहीं की गई है। शुद्ध निवल क्षेत्र के शुद्ध या निवल बोया गया क्षेत्र क्या है? एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषित क्षेत्र कहलाता है। भारत में भू उपयोग का प्रारूप। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपराएं इत्यादि शामिल हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्रों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों के भूमि उपयोग का संरक्षण भी नहीं हुआ है। स्थायी चारागाहों के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है। पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे अगर ये कम होता जाए, और इसके क्या परिणाम होंगे? वर्तमान पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य पड़ती भूमि अनुपजाऊ है और इन पर फसलें उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज्यादा है। अतः इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में इनको 1 या 2 बार ही बोया जाता है, और यदि इसे शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है तब भी भारत के कुल सूचित क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। पंजाब हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान जैसे जगहों पर 10% से भी कम क्षेत्र में खेती होती है। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति, याद रखिएगा 1952 में ये आई थी। राष्ट्रीय वन नीति के द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफी कम है। वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका भी इस पर निर्भर होती है। भू उपयोग का एक बड़ा भाग बंजर भूमि और दूसरा गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि कहलाता है। बंजर भूमि में पहाड़ी चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय भूमि शामिल है, जबकि गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि में बस्तियां, सड़कें, रेलवे लाइंस, उद्योग इत्यादि आते हैं। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने एवं लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। इसके कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है। भू निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं तथा भावी पीढ़ी भी इस भूमि का उपयोग करेगी। हम भोजन, मकान और कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से ही प्राप्त करते हैं। मानव क्रियाकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिला है। इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। इनमें से लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है, 56% क्षेत्र जल अपराधित है और शेष क्षेत्र लवणीय और क्षारीय है। कुछ मानव क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन ने भी भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है। खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण बना हुआ है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण भू निम्नीकरण का एक मुख्य कारण है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई
भू निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। अति सिंचन से उपलब्ध जल आक्रांतता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, जिससे मृदा में लवणीयता और क्षारीयता जो है वो बढ़ जाती है। खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसने और मृदा बर्तन उद्योग में चूने और सल्फाई के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है। जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा की जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न हिस्सों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ भी भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत बना हुआ है। भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के कई तरीके हैं। वनारोपण, चारागाहों का उचित प्रबंधन इनमें कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। पेड़ों की रक्षक मेखला, पशुचारण नियंत्रण और रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियां लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव की रोकथाम की जा सकती है। बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि के प्रदूषण को कम किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे मृदा संसाधन पर। मृदा संसाधन मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मृदा एक जीवित तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच, जनक शैल और संस्तर शैल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ और समय मुख्य कारक हैं। प्रकृति के अनेक तत्वों जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिमनदी और अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनाने की प्रक्रिया में योगदान करती हैं। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन में भी महत्वपूर्ण है। मृदा जैव, जिसको ह्यूमस कहा जाता है, और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों में उसके रंग, उसकी गहराई, उसका गठन, आयु और रासायनिक और भौतिक गुण के आधार पर भारत की मृदाओं को निम्न प्रकार से बांटा जा सकता है। अब मृदा के प्रकार है। मृदा भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच, भू आकृतियां, जलवायु और वनस्पति पाई जाती है। इस कारण अनेक प्रकार की मृदाएं भी विकसित हुई है। हम बात करते हैं जलोढ़ मृदा की। यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है और यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। यह मृदाएं हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। एक संकरे गलियारे द्वारा ये मृदाएं राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई हैं। पूर्वी तटीय मैदान, विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टे भी जो है वो जलोढ़ मृदा से ही मिलकर बने हैं। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं, मृदा के कणों का आकार बढ़ता चला जाता है। नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल, भंग के समीप मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती हैं। ऐसी मृदाएं पर्वतों की तलहटी में बने मैदानों जैसे द्वार, चोक और तराई हिस्सों में आमतौर पर पाई जाती हैं। कणों के आकार या घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उसकी आयु से भी होती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं 2 प्रकार की हैं। पुराना जलोढ़, जिसको हम लोग बांगर कहते हैं, और नया जलोढ़ जिसे खादर कहा जाता है। बांगर मृदा में कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज्यादा होती है। खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज्यादा महीन कण पाए जाते हैं। जलोढ़ मृदाएं अत्यधिक उपजाऊ होती हैं। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं। ठीक है, पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं, जो इनको गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों और धान फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। अधिकतम उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है और यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। सूखे क्षेत्रों की मृदाएं अत्यधिक क्षारीय होती हैं। इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करके ही इन पर पैदावार बढ़ाई जा सकती है। दूसरा है काली मृदा। इस प्रकार की मृदा का रंग काला होता है। इसे रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वथा उपयुक्त मानी गई है।
काली कपास मृदा के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह माना जाता है कि जलवायु और जल शैलों ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार के क्षेत्र के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती हैं और लावा जनक शैलों से बनी है। ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती हैं और दक्षिण पूर्व दिशा में गोदावरी और कृष्णा की घाटियों तक फैली हुई हैं। काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृतिका से बनी है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इसके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से मिलकर भी बनी है, परंतु इनमें फास्फोरस की कमी होती है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे इनमें अच्छी तरह वायु का मिश्रण हो जाता है। गीली होने पर ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती हैं और इनको जोतना मुश्किल होता है। इसलिए इसकी जुताई मानसून के प्रारंभ होने की पहली बौछार से ही शुरू कर दी जाती है। अब है लाल और पीली मृदा। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई हैं। लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर पाई जाती है। इन मृदाओं का रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। इनका पीला रंग इसमें जलयोजन के कारण होता है। अगली है लेटराइट मृदा। लेटराइट शब्द ग्रीक लैंग्वेज के शब्द लेटर से लिया गया है। इसका अर्थ होता है ईंट। लेटराइट मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। यह भारी वर्षा से अत्यधिक निच्छालन, जिसको लीचिंग कहते हैं, का परिणाम है। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है, क्योंकि अत्यधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थों को अपघटित करने वाले बैक्टीरिया उसी में नष्ट हो जाते हैं। लेटराइट मृदा पर अत्यधिक मात्रा में खाद और रासायनिक उर्वरक डालकर ही खेती की जा सकती है। यह मृदाएं मुख्य तौर पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, अब है कि ये मृदाएं मुख्य तौर पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा तथा असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में चाय और कॉफी उगाई जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटराइट मृदाएं काजू के फसल के लिए भी सर्वथा उपयुक्त मानी जाती हैं। मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती हैं। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जा सकता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जलवाष्प की प्रक्रिया अधिक है और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम हो जाती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकड़ की तरह सतह पाई जाती है। इसके कारण मृदा में जल अंतःस्यंदन अवरुद्ध हो जाता है। इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में किया गया है। अगली जो मिट्टी है वो है वन मृदा। ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जहां पर्याप्त वर्षावन उपलब्ध है। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं, परंतु ऊपरी ढालों पर इसका गठन मोटे कणों का होता है।
ये अधिस्थलिक, एसिडिक तथा ह्यूमस रहित होती हैं। इन घाटियों के नीचे के निचले क्षेत्रों में विशेषकर नदी, सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती हैं। अब अगला टॉपिक है मृदा अपरदन और संरक्षण। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती रहती हैं। दोनों में संतुलन होता है, परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण और खनिज इत्यादि से कई बार यह संतुलन भंग भी हो जाता है तथा प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिमनदी और जल मृदा अपरदन करते हैं। बहता जल मृतिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिन्हें अवनालिका कहते हैं। जिन्हें अवनालिका हम कहते हैं। ऐसी भूमि जीतने योग्य नहीं रहती और इसे उत्खात भूमि, बैडलैंड के नाम से जाना जाता है। तो दो चीजें हमने जान ली। अब अवनालिकाएं क्या हैं और बैडलैंड क्या है। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड्ड, रेवाइन कहा जाता है। रेवाइन कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा को अपने साथ घुलाकर जल के साथ ये अपना बहा ले जाता है। इसे चादर अपरदन कहा जाता है। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू मृदा से मृदा को उखाड़ लाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहा जाता है। कृषि के लागत तरीकों से भी मृदा अपरदन होता है। ढंग से हल चलाने जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती हैं, जिसके अंदर से पानी बहता है, आसानी से मृदा का कटाव करता है। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ साथ जल बहाव की गति घटती है। इसे समोच्च जुताई, कंटूर प्लाइंग कहा जाता है। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान कृषि अपरदन को नियंत्रित कर सकती हैं। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफी विकसित होते हैं। बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती हैं। ये पवन द्वारा जनित बल को कमजोर करती हैं। पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक, सेंटर बेल्ट, अब है कि ये पवनों द्वारा जनित बल को कमजोर करती हैं। इस तरीके से पट्टी कृषि, स्ट्रिप फार्मिंग कहते हैं। स्ट्रिप फार्मिंग पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक मेखला बनाना भी पवनों की गति को कम करना ही है। इन रक्षक पट्टियों का पश्चिम भारत में रेत के टीलों और स्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत के पर्यावरण की अब दशा पर बात करते हैं। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि सुखोमाजारी में वृक्ष घनत्व इतना है, ये उसी से संबंधित है। ठेकेदार नौकरशाह, भारत सरकार परियोजना। इस प्रकार से चैंपियंस ये चैप्टर जो है वो अपनी समाप्त हो चुका है। आज हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर 1, जिसका नाम था संसाधन और उनका विकास। ये पूरा सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं। सेशन खत्म करने से पहले मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं कि आप इसके बाद सेशन पूरा पर डिस्कस करने के बाद कॉपी में चैप्टर्स का नोट्स बनाएं, चैप्टर का नोट बनाएं और चैप्टर नोट के बाद उसके बाद एक्सरसाइज पर आए। आप ये पाएंगे
कि आप एक्सरसाइज के लगभग सभी प्रश्नों को सबको हल करने में सक्षम हैं। इसी बात पे आज का भी सेशन जो है वो हम लोग खत्म करने जा रहे हैं। सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप हमारे ऑनलाइन लाइव ट्यूशन क्लासेस जो स्क्रीन पे नीचे वो बॉर्डर चल रहा है, इससे भी आप हमसे ये जुड़ सकते हैं। और इससे जुड़ने के लिए नीचे स्क्रीन पर स्क्रॉलिंग टेक्स्ट में चल रहे नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, अपना नाम और बैच का नाम जरूर लिखिएगा। बैच का नाम लिखिएगा, अपने क्लास का नाम, और उसको व्हाट्सएप कर दीजिए। हम उसके बाद आगे की प्रक्रिया आपको व्हाट्सएप पर ही समझा देंगे। तो आज का सेशन अब यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं अगले चैप्टर के अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।